हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। पहला सवाल सुमित सर फिर आज नहीं है तो क्योंकि देखिए पटना में एक सेमिनार हो रहा है और उसको लेकर वो ट्रैवल कर रहे हैं। मंडे से दोबारा वो सेशन कंटिन्यू करेंगे। आप में से जो भी पटना के आसपास कहीं रहते हैं वो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का सेशन होने वाला है, उसे ज़रूर अटेंड करिए। उससे आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। जो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे उनमें पहला है CSA यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्या होती है चीज़, क्या इसका प्रभाव है और क्यों ज़रूरी है, ये जानेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ। और दूसरा फेडरलिज्म से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि गवर्नर जो होते हैं क्या वो किसी स्टेट के बिल को जो वहाँ के लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, विधानसभा ने पास कर दिया, उसको अपने पास रख सकते थे। पॉकेट वीटो टाइप की बात कहते थे कि ना वो पास करते थे ना वो रिजेक्ट करते थे, बिल को ऐसे ही अटका दिया। क्या वो करने की पावर है गवर्नर के पास? इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और पंजाब और केरला में क्या हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। और फिर IPEF के बारे में भी जानेंगे। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में एक जो सप्लाई चेन एग्रीमेंट हुआ है वो क्या है, क्या उसका रेलेवेंस है, ये भी समझेंगे। तो आते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। जो आज सबसे की एस्पेक्ट है वो है नीड फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट क्यों है पहले ये समझते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है मालथूसियन थ्योरी, मालथूसियन थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर। ये बहुत समय पहले बहुत प्रचलित थी। तो इनका ये कहना था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब फूड का जो उत्पादन है वो कम पड़ जाएगा और पॉपुलेशन को आप नहीं खिला पाएंगे। इनका कहना यह था कि जो इंसान की पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, यानी 2 लोग होते हैं 2 से 4 हो जाते हैं और 4 से फिर 8 हो जाते हैं। यानी 2 है, 2 के 2 बच्चे होंगे 4 होंगे, 4 के 2 बच्चे अगर हुए तो फिर वो चारों के अगर 2-2 बच्चे हुए तो 16 बच्चे हो जाएंगे। तो यानी ग्रोथ इस तरह से होती है, 2 से 4, 4 से 16, ठीक है, इस तरह से। जबकि जो प्रोडक्टिविटी है, आज 2 किलो अगर आप उगा रहे हो फसल तो अगली बार आप 4 किलो उगाओगे, उसके बाद और 2 किलो ऐड कर दोगे, 6 किलो हो जाओगे। लेकिन पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो कैसी ग्रो कर रही है, अर्थमेटिकली। तो जहाँ ग्रोथ एग्रीकल्चर की हो रही है अर्थमेटिकली 2+2+2 यानी 2 किलो 4 किलो 8 किलो ऐसे बढ़ा सकते हो। इसीलिए एक समय आएगा जब इंसानों की जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि हम खाना उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए एक पॉइंट आएगा जब इसकी वजह से पूरी जो इंसानों की जनसंख्या है उनमें से कईयों की मौत हो जाएगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह आई कि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो इंसानों की बेहतरी के लिए एग्रीकल्चर भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करना स्टार्ट हुआ। हमने एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ करी, फूड ग्रेन्स इतना ज़्यादा डेवलप हुए कि माल्थूसियन थ्योरी बिल्कुल ही फेल्ड मानी जाती है आज के टाइम में। लेकिन हो ये रहा है कि समय के साथ क्लाइमेट चेंज आ रहा है। क्लाइमेट चेंज में क्या है कि इंडिया का ऑलमोस्ट 89% जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो क्लाइमेट रिस्क जोन में आता है, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हम देखते हैं ज़्यादा अटैक्स होने हैं आजकल, जैसे लॉकस्ट अटैक्स हो गए या इस तरह के अटैक, जो बाहरी जो इन्वेजिव स्पीसीज है उनका अटैक हो जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। तो इन सब की वजह से ज़रूरत है हम अपने एग्रीकल्चर को क्लाइमेट स्मार्ट बनाएं, यानी जो भी क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं उसको समझते हुए अपने एग्रीकल्चर में बदलाव करें। ये अभी ज़रूरत है हमारे लिए। तो इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में क्या है, एक क्लाइमेट चेंज और दूसरा फूड इनसिक्योरिटी। क्यों भाई, आप तो कह रहे हो हम तो खुद खाना और अन्न उपजाने के लिए जो है इंडिपेंडेंट है, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जैसे जैसे अगर कहीं युद्ध छिड़ता है तो इंडिया को पता लगता है कि जैसे मानसून में कमी आई या अगर कोई दिक्कतें आई तो हमारा वीट का प्रोडक्शन पिछले बार थोड़ा सा कम हुआ था और उसी समय में रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो गई थी। तो अगर इंडिया को जो वीट मंगवाना पड़ता वो बहुत महंगा हो गया था इंटरनेशनल मार्केट्स में। इंडिया कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आज तो हम बहुत मात्रा में अनाज उपजाते हैं, पर और भी कई ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। उसका इंपोर्ट हम अगर करने को आ जाए आज सब कुछ, तो हमारी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। और प्लस हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसके लिए हम दूसरे पर रिलाई नहीं कर सकते स्ट्रैटेजिकली भी। प्लस जो हमारे देश का एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स द क्लाइमेट। अगर मानसून नहीं आया तो हमारे देश में प्रोडक्टिविटी घट जाती है, रूरल सेक्टर में ग्रोथ घट जाती है। इसीलिए इंडियन जो सेक्टर है, जो इंडियन पॉपुलेशन है, उसके लिए क्लाइमेट चेंज एंड फूड इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जिस भी तरह की समस्याएं हम झेल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के साथ, हीट वेव्स का बढ़ना, फ्लैश फ्लड्स का आना, या फिर बारिश का टाइम पे ना होना, बार बार साइक्लोन्स का आना, अर्थक्वेक्स का आना, यानी इवन इन्वेजिव स्पीशीज़ का अटैक हो गया, सूखा आ जाना, बाढ़ आ जानी, इन सब से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम वो क्रॉप्स उगाएं जो क्लाइमेट के हिसाब से प्रिपेयर्ड हो, क्लाइमेट स्मार्ट हो। अब दिक्कत ये कि इंडिया ने जब धीरे धीरे जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था तो अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया ने क्या किया, जो हाइब्रिड वैरायटी है उस पर फोकस किया। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी क्या करती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देती है। आप बीज को बोते हो, फसलें उगती हैं और वो आपको बेहतर आउटपुट देती है। आमतौर पे क्या होता था पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी वो ग्रो की जाती थी, ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ क्रॉप
मान लो पैडी है, जिसे धान कहते हैं, जब आप धान की फसल को बोते हो तो जो धान की फसल आती है उसको काट के ले जाते हो और उसी धान को दोबारा आप जब ज़मीन में बो तो उससे आपकी दोबारा फसल हो सकती है। नॉर्मली ये होता था, लेकिन हाइब्रिड या टर्मिनेटर वैरायटी जो होती है उसमें एक बार आपने फसल काट ली, दोबारा उससे जो जो धान आपका बना उस फसल से उसको आप बो के दोबारा फसल नहीं उगा सकते, क्योंकि वो एक बार में वो काम करता है, तो आपको दोबारा सीड्स खरीदने पड़ जाएंगे। और ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं वो आउटपुट ज़्यादा देते हैं, बेहतर प्रोडक्टिविटी होती है। मान लो गाय और जो विदेशी जर्सी गाय आप देखते हो, देसी गाय होती है, एक विदेशी जर्सी गाय होती है, तो उसी तरह फसल में भी कहानी है। तो जो नई वैरायटी ऑफ फसलें हम बोते हैं दे आर नॉट क्लाइमेट रिजिलियंट, क्योंकि वो यहाँ के लिए बनी नहीं थी, वो साइंटिफिक क्रॉप्स हैं, उनमें हमने चेंजेस किए, लेकिन अभी वो क्लाइमेट रिजिलियंट नहीं है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो इंडिया के फार्मिंग टेक्निक्स के हिसाब से, इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से परफेक्ट थी, उनको भी अपने एग्रीकल्चर में दोबारा जोड़ें। धीरे धीरे करके हम पूरी तरह हाइब्रिड होते जा रहे हैं और ज़रूरी है कि हम उसको भी ऐड करें, एनवायरनमेंट के इफेक्ट को समझें। ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है वो जो प्रोडक्टिव नहीं रही, लेकिन जो वो क्रॉप्स थे उनमें अगर हम जोड़ के आज के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको बचा सकें तो जाकर हम बेहतर तरीके से अपने किसानों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और इसीलिए अब फार्मर्स भी तरह तरह के एडेप्शन मेजर्स ले रहे हैं कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएंगे। और अगर हम एक स्ट्रैटेजी ड्रॉ करें जिससे हम क्लाइमेट का जो चैलेंज है एडेप्शन मिटिगेशन का, कि कुछ तो हम रोके, कुछ उसके हिसाब से अपने आप को चेंजेस कर लें कि भाई ठीक है, हमें पता है बाढ़ आ सकती है, हमें पता है सूखा आ सकता है, अगर बाढ़ आ सकती है तो हम ऐसी क्रॉप्स उगाएंगे जो पानी जब खेत में जमा हो तो क्रॉप खराब ना हो, या हम ऐसी फसल उगाएं जो ज़्यादा वाटर इंटेंस हो। तो अगर हम ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं तो हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस लेवल तक बढ़ा पाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, यानी 60% बाय 2050। क्योंकि अगर हम इतना नहीं बढ़ाया तो हमारी जनसंख्या अभी थोड़ी सी बढ़ेगी कुछ सालों तक, और उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें कहती है कि भाई इतना आपको प्रोडक्टिविटी अपना बढ़ाना ही पड़ेगा। ये तो होगी बेसिक नीड। अब एक चीज़ समझते हैं क्या होता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में ना आप कोशिश करते हो कि जो आपकी क्लाइमेट के हिसाब से ऑप्टिमियम लेवल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। ऑप्टिमियम रिसोर्स यूटिलाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर आउटपुट। ऑप्टिमियम रिसोर्स कैसे यूज़ करोगे आप? इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप पूरा जो फूड और एग्रीकल्चर सिस्टम है इसमें क्लाइमेट चेंज को देखते हुए अपनी आप स्ट्रैटेजीज को बदलो। इसके 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला, सस्टेनेबली इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ाई है ऑलरेडी हाइब्रिड सीड्स के द्वारा या फिर फर्टिलाइजर्स के द्वारा, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं है, क्योंकि पंजाब में हम जो दिक्कतें देख रहे हैं वो दिक्कतें हैं। इसी को कम करना है। केवल आप ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजर डाल के आर्टिफिशियल प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। जो 3 पिलर्स है इसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है सस्टेनेबली इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। दूसरा, अडेप्ट एंड रिबिल्ड रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से आपको बदलाव करने हैं, जो बदलाव आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए चेंजेस करने हैं। कि क्लाइमेट चेंज अगर बदल गया और रिक्वायरमेंट है आपको क्रॉप पैटर्न बदलने की, आपके ट्रेडिशनल क्रॉप्स को भी लाने की, क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़ाने की। इंडिया में हो क्या गया है, हम मोनोक्रॉप सिस्टम की तरफ बढ़ गए। मोनोक्रॉप मतलब बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़ों में एक ही फसल बोई जाए, ठीक है। यानी अगर आप मान लो अब अमेरिका का एग्जाम्पल फॉलो करो तो वहाँ कॉर्न्स जो है वो मक्का जिसे हम कहते हैं, मेज़ या मक्का जिसे हम कहते हैं, वो एकड़ों तक बोई जाती है। तो वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से अच्छा नहीं है। हमें यहाँ क्रॉप डाइवर्सिटी का इस्तेमाल करना चाहिए, मिक्स्ड फार्मिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना पड़ेगा। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम नहीं करेंगे तो हमारा, जैसे हम ज़्यादातर क्या उगाते हैं, वीट और पैडी बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और इनके प्रोडक्शन से हमारी क्लाइमेट को बहुत नुकसान पहुंचता है। जहां पर हम इसको कम करके क्लाइमेट रेजिलियंट फसलें उगा पाएँ जिनमें ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कम हो, या फिर वो पद्धति अपना जिससे पैडी या वीट के कल्टीवेशन के टाइम में कम ऐसा ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस हो, तो हम बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। और इसीलिए क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस में आप क्या करते हो, पहले आप वाटर स्मार्ट बनते हो, वाटर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। वेदर स्मार्ट बनते हो, वेदर को समझते हुए क्रॉपिंग पैटर्न का फॉलो करना, वेदर को समझते हुए आप जो सिस्टम है आपका उसको अडॉप्ट करना। एनर्जी स्मार्ट बनना, क्या आपके लिए बेस्ट है। और कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस, इसके लिए मान लो आपके पास अगर सॉइल हेल्थ कार्ड है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। आपकी सॉइल को देखते हुए कि कौन सी बेस्ट फसल रहेगी, अगर हम सॉइल हेल्थ कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का। आपने सॉइल को समझा कि सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, उस हिसाब से आपने एग्रीकल्चर को पुश किया, उस हिसाब से वहाँ आपने उसके हिसाब से माहौल तैयार किया। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपकी लैंड को जिससे फायदा है वो क्रॉप्स आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। ये एक एग्जाम्पल है कि मैं जो कह रहा हूँ वेदर स्मार्ट, एनर्जी स्मार्ट। एनर्जी स्मार्ट का एग्जाम्पल ये है कि जिन इलाकों में हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है वहाँ पर विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ना कि आप
वही काम करते रहो कि आप अगर नहरों से ला सकते हो पानी तो नहरों यानी कनाल से लाओ, ना कि ग्राउंड वाटर लेके आओ। तो ये तरीके हैं इसको बढ़ाने के, क्योंकि आगे जाकर फ्यूचर इंपैक्ट क्या होगा क्लाइमेट चेंज का, और ज़्यादा सब्सटेंशियल होगा। इंडिया में जो क्रॉप यील्ड है वो डिक्लाइन करेगी और ये 9% तक डिक्लाइन कर सकती है। इसको जो नॉर्मल रेट है डिक्लाइन है इतनी हो सकती है, इसको घटाने की यहाँ हम बात करें कि 50% इंक्रीज़ करेंगे, हमें चाहिए 50% इंक्रीज, और क्रॉप यील्ड में नॉर्मली देखें तो 9% डिक्लाइन आने की संभावना है क्लाइमेट चेंज की वजह से, सूखा, बाढ़, साइक्लोन्स। तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, एक रैपिड रिफॉर्मेशन चाहिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। इससे होगा क्या, देखिए नॉर्मली हम जो है ना, हमारे जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें हमारा एक प्रायोरिटी है कि हम हंगर को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, ज़ीरो हंगर। जो हमारा SDG 2 है वो है ज़ीरो हंगर। अब ज़ीरो हंगर की पूर्ति के लिए आपको चाहिए सबसे पहले फूड ग्रेन्स, और क्लाइमेट चेंज से लड़ना भी इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उन दोनों को आप ज्वाइन करते हुए अगर ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू करें जिससे आपको एग्जैक्टली पता हो कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस है क्लाइमेट से लड़ने के लिए और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, तभी वो तरीका आपका आगे लेके उसको जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक शब्द होता है प्रिसिशन फार्मिंग। ये अभी तक इंडिया में उस लेवल पे स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हम अगर ऐसी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हो सकते हैं चीज़ों को डेवलप करने के लिए। अब क्या होती है प्रिसिशन फार्मिंग? प्रिसिशन फार्मिंग असल में एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूजेज है एग्रीकल्चर में, जहाँ अगर इंडिया इसका यूज़ करे तो हर तरह की क्लाइमेट चेंज से लड़ाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे ड्रोन्स उड़ाते हो, आप स्पेशल मैनेजमेंट करते हो, डेटा एनालिसिस करते हो, आप समझते हो कि वेदर आगे पिछले कुछ समय में कैसे बदलने वाला है, वेदर में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या स्पेशल चेंजेस हो सकते हैं। आप ये देखोगे सॉइल में, सॉइल की हेल्थ कैसी है, सॉइल का डेटा कैसा है। आप देखोगे जो क्रॉप आप ग्रो करना चाहते हो उसके एनालिसिस करोगे, कितना आउटपुट वो देती है, किस लेवल पे फार्मिंग इस जगह पे रही है हिस्ट्री का पार्ट। यहाँ पर आप देखोगे क्या जो वेरिएशन है बेस्ट है, यहाँ पर इनपुट कॉस्ट कितनी है वो देखोगे, और इन सब को मिला के तब आप देखोगे भाई मैं कैसे इसके ऊपर परफेक्टली जितना इसको पानी चाहिए उतना पानी दूँ, जितना इसको खाद चाहिए उतनी दूँ, चाहे मैं वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू करूँ या किसी भी तरह से करूँ। तो कैसे जो बेस्ट प्रिसाइज तरीका है जिसके तहत यहाँ आउटपुट लिया जा सके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, डेटा मैनेजमेंट करके, असेसमेंट करके एक ज़मीन के टुकड़े पर, तब जब ऐसी फार्मिंग आप करते हो उसे कहते हैं प्रिसिशन फार्म। या फिर इसके लिए एक और टर्म कभी कभी यूज़ करते हैं, सैटेलाइट एग्रीकल्चर। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो स्पेशल डेटा है, जो हवा की नमी है, जो आपको डेटा मिल रहा है कहाँ लोकेटेड है, वहाँ पे क्या बदलाव हो रहे हैं आसपास के वेदर के, आप पिछले 6 महीने के चेक करोगे, सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, तब जाके वहाँ पर उस क्रॉप को ग्रो करोगे जो बेस्ट आउटपुट दे पाए। तब जाके जो आउटपुट निकलेगा वो बेस्ट तरीका होता है आपके लिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने का। भविष्य में भी अभी मैं आपको बोलूँ तो बहुत हाईटेक लग रहा है कि कहाँ भारत का किसान कहाँ ये सब हो पाएगा। सैटेलाइट से आप डेटा निकालो, सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करो, आप प्रेडिक्ट करो क्या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से क्रॉप ग्रो करो, वो भविष्य की रियलिटी हो सकती है। और इजराइल, अमेरिका जैसी सोसाइटीज़ और चाइना भी इवन ये सब पुश करेंगे भविष्य में। इसलिए इंडिया को भी प्रिसिशन फार्मिंग, सैटेलाइट एग्रीकल्चर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमें भविष्य 2050 में तो कर ही सकते हैं ना भाई, वहाँ पॉसिबिलिटी तो है कुछ राज्यों में करने की। तो इसीलिए ज़रूरत है हमें क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अडेप्ट करने का, एडजस्ट करने का, और ऐसे एग्रीकल्चर सिस्टम बिल्ड करने का जहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो। और जैसे मैंने बोला ट्रेडिशनल क्रॉप्स भी इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ विदस्टैंड कर सकती हैं, वो ट्रेडिशनली वहाँ पर ग्रो होती आई हैं, उन्हें उनके पास कैपेसिटी है उस क्लाइमेट चेंज को से लड़ने का, तो वहाँ पर फोकस करना चाहिए। इसका मतलब आप अपने ट्रेडिशनल क्रॉप्स पे फोकस करो, टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, साथ ही साथ एग्रो फॉरेस्ट्री पे फोकस करो, सस्टेनेबल वाटर डेवलपमेंट पे फोकस करो, प्रिसिशन एग्रीकल्चर पे फोकस करो। ये सब तरीके हैं जिससे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अब एक चीज़ और है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात मैंने पहले भी की थी। इससे क्या होगा, इससे वाटर एफिशिएंसी बढ़ेगी, वाटर यूजेज कम होगा एक्सेसिव, और आपके पास ऐसी क्रॉप होंगी जो ड्रॉट रेसिस्टेंट हो, क्योंकि इंडिया की नॉर्मली क्रॉप्स जो होती हैं उनको, कई क्रॉप्स को पानी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है जो अपने सदर्न पार्ट में पहले से नॉर्मली बोई हुई है। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप्स को और क्रॉप डाइवर्सिटी को भी बढ़ा के रखो, एक ही क्रॉप पे डिपेंडेंट ना हो जाओ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में ऐसे पेस्ट आ जाते हैं, ऐसे कीटाणु आ जाते हैं जो उस क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपके पास डाइवर्स क्रॉप है तो उनके ऊपर हमला करके उन्हें बर्बाद करना भी मुश्किल है, कि 4-5 तरह की फसलें हैं तो कोई एक ही तबाह होगी, दो तबाह होगी, दो बच जाएगी। तो ये तरीका है जिसके तहत हम क्लाइमेट पे अपनी रिलायंस कम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू, वेरिएशंस के थ्रू, अफोर्डेबिलिटी के थ्रू, और एक तरह की वैरायटी के थ्रू हम इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी वही तरीका जिससे हम इसको लेकर स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये रिजिलियंस बढ़ाता है लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, और एक इकोनॉमिक ऑटोनॉमी फार्मर्स की बढ़ाता है कि भाई क्या किया जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट सपोर्ट भी करे और हम अपने इकोनॉमिक सोशल सेक्टर में बदलाव लाएं।
हम अपने फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। सिर्फ इतनी सी नहीं कि भाई इतना चावल, गेहूं या धान इस रेट पे मिल जाएगा, ये बात नहीं है। आपको पॉपुलैरिटी बढ़ानी है तो हर रीजन की इकोसिस्टम में फोकस करो, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच लाओ। अब इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या होती है? ये इतनी सी बात है कि आप जिस सराउंडिंग में रहते हो उस सराउंडिंग से आपका इंटरेक्शन कैसा है और उस इंटरेक्शन से क्या प्रभाव आपकी सराउंडिंग के एनवायरनमेंट पर पड़ता है, और जो बेस्ट तरीका हो सकता है आपके और आपके सराउंडिंग के बीच में टू ग्रो अ प्रोडक्ट, टू ग्रो अ प्रोड्यूस, आप उसको यूज़ करते हो। मतलब आपके और प्रकृति के बीच में सबसे बेहतर तरीके से क्या फसल बोई जा सकती है जो आप दोनों को फ़ायदा दे। आप अपने इकोसिस्टम पर ध्यान रखते हुए ऐसी फसलें बो। अब जैसे पंजाब में अभी अगर आप धान ग्रो करोगे तो अच्छा नहीं है पंजाब की सेहत के लिए, क्योंकि वहाँ ग्राउंड वाटर नहीं है। फर्टिलाइजर यूज़ करोगे तो वहाँ कैंसर बढ़ रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म। इट इज़ नॉट एन इको सिस्टम बेस्ड अप्रोच, ये इकोनॉमी बेस्ड अप्रोच है कि किसानों को पता है कि धान और गेहूँ पर उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ज़्यादा मिलेंगी, तो इसलिए वो उसको ग्रो कर रहे हैं, और ट्रेडिशनली ग्रो होता है इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। तो हमें अपने एग्रीकल्चर को इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और हमें ये भी फोकस करनी होगी जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो हम कम करें, क्योंकि 17% जो 2018 का डेटा देखो उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से आया था। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम कार्बन स्मार्ट भी चीज़ों पर फोकस करें। कार्बन स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? हमने फार्मलैंड को हमें कार्बन स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब हमें अगर एग्रीकल्चर बढ़ाना है और मीथेन प्रोडक्शन घटाना है, एग्रीकल्चर जब होता है तो जब धान बोया जाता है ना तो वहाँ कुछ हद तक खेतों में पानी जमा होता है जिसके अंदर वो फसल खड़ी होती है। उस टाइम में बहुत ज़्यादा मीथेन का प्रोडक्शन वहाँ होता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी होता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करके और एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या मतलब? एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? ये खेत देख रहे हो, यहाँ बीच में पेड़ भी लाइन से लगे हुए हैं, तो यहाँ आपने फसल पेड़ों के बीच में बोई, लेकिन यहाँ पेड़ भी लगे हुए हैं। इस तरह की आप एग्रो फॉरेस्ट्री फॉलो कर सकते हो जहाँ स्पेसेस में आप इसे ग्रो कर सकते हो। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हम बेहतर तरीके से जिस जगह पे जो रिक्वायरमेंट है वहाँ हम एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करें। और जो मैंने आपको एक चीज़ और बताई, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन को सीक्वेस्टर करना। सीक्वेस्ट्रेशन नॉर्मली ये होता है कि आप जो एनवायरनमेंट है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ज़मीन में उसको कहीं जमा करते हो। एग्रीकल्चर नेचुरली ये करता है। नेचुरली कैसे करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको ऑब्वियसली उसको कार्बन ऐसा करते हैं, उसको सॉइल कार्बन बना देते हैं, वो ज़मीन में समा जाता है। तो नेचुरल सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन होता है एग्रीकल्चर और प्लांट्स के थ्रू। तो आप अगर एग्रो फॉरेस्ट्री को पुश करो, ऐसे प्लांट्स को ग्रो करो जो इस तरह के भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट कर पाए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को, तो वो हमें करना चाहिए। ज़मीन में कार्बन को ज़मीन तक पहुंचाना, उसको बाहर की प्रकृति से अंदर की तरफ ले जाना, ज़मीन की तरफ, और यही कोशिश होती है इसके थ्रू। तो ये होगा कैसे? ये होगा हमें जब एक तो नेशनल लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ेगी, एड करना पड़ेगा पॉपुलेशन को, ठीक है, प्लस प्लानिंग में हमें टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, इकोसिस्टम मॉडल पे डेवलप फोकस करना है, जो जिस रीजन है रीजन की स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप लोकलाइज्ड रिस्पॉन्सेज को भी ध्यान रखो। लोकल तरीके पे क्या दिक्कत है, किसानों की समस्याएं क्या, उसको ध्यान में रखते ही आप ये कर पाते हो। वरना जो कैपेसिटी बिल्डिंग आप कर रहे हो, जो आप फोकस कर रहे हो, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको पहले लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए तभी जाकर आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने पड़ेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के। यानी अगर आप पंजाब वाला सिस्टम बिहार में अप्लाई करोगे तो फेल हो जाओगे, उड़ीसा में फिर अप्लाई करोगे तो फेल हो जाएगा। उड़ीसा और बिहार की अलग समस्याएं हैं, आपको वहाँ को देखते हुए क्या वहाँ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हो सकती है, वहाँ के फार्मर्स के लिए क्या है प्रोड्यूस, तभी जाकर आप इन चीज़ों को कर सकते हो। ये तरीका है इसको कंट्रोल में लाने का, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है लोकल सपोर्ट, यानी कम्युनिटी एफर्ट। कम्युनिटी एफर्ट कैसे होंगे? ये ऐसे होंगे जब आप फार्मर्स को प्रिपेयर करोगे कि कैसे रिसोर्स एफिशिएंट फार्मिंग वो कर सकते हैं, कि ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किए बिना क्लाइमेट मिटिगेशन को यूज़ करते हुए आप बेहतर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हो, कैसे रिलायबल चीज़ों में फोकस कर सकते हो। जैसे जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पर नो टिलेज वाली जो प्रोडक्शन टेक्निक है, उससे देखा गया कि उससे फसल का इस्तेमाल कम होता है और यील्ड बढ़ती है, न्यूट्रिशन यूजेज बढ़ता है। अब मुझे बताइए कि पहले नो टिलेज क्या होता है, टिलेज का मतलब क्या होता है? आपने एक शब्द सुना होगा जीरो टिलेज। क्या होता है नो टिलेज, जीरो टिलेज? अब टिलेज मतलब क्या होता है? किसी खेत को जोतना, मतलब फसल बोने से पहले ज़मीन के टुकड़े पर ट्रैक्टर से उसे जुताई की जाती है। लेकिन नो टिलेज में क्या होता है, आप पूरे खेत को जोतने के बजाय, हल चलाने के बजाय सीधा ड्रिलिंग के थ्रू क्रॉप्स को वहाँ पर बोते हो। उससे क्या होता है कि एक फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कम होती है, और ये भी देखा गया उससे ये भी नुकसान कम होता है, जो पराली जलाई जाती है उसका भी सोल्यूशन हो सकता है। तो जीरो टिलेज या नॉट टिलेज यानी बिना आपको हल चलाए, बिना
इस तरह के प्रोसेस को यूज़ किए हुए सीधे ड्रिलिंग के थ्रू अगर आप क्रॉप ग्रो करते हो तो उससे क्रॉप यील्ड बढ़ती है, न्यूट्रिशन बढ़ता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम होता है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस हम और अडॉप्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए नो टिलेज वाला एग्जांपल यहाँ अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर अभी अगर बात करें ना तो बहुत सारे जो इंडिया के फार्मर्स हैं या तो स्मॉल है या मार्जिनल है, इनके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, इनके जीवन को नया आयाम मिल सकता है अगर हम CSA यूज़ करें। क्योंकि CSA में होता क्या है कि आप इनपुट कॉस्ट को घटाते हो और आउटपुट को बढ़ाते हो, और इन फार्मर्स के लिए इनपुट कॉस्ट ऑलरेडी बहुत मुश्किल है जमा करना, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं क्या क्या है भाई, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ मिशन हो गया, नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई, परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई। तो जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस कर रहे हो आप, बायोटेक किसान की बात कर लो, क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस की बात कर लो, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं गवर्नमेंट लगातार पुश कर रही है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ। प्लस कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, NGOs के साथ मिलकर भी हम फोकस करें टुवर्ड्स रीचिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एंड इवेंचुअली इससे हमारी फूड सिक्योरिटी, फार्मर्स को एम्पावरमेंट और एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंस्पिरेशन भी मिलेगी दुनिया को कि एग्रीकल्चर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो ये आर्टिकल था, यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए, क्या होता है CSA ये डिस्कस किए, हमने 3 पॉइंट बताए थे आपको क्या होता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। मुझे बताइए वो कौन से 3 पॉइंट्स थे, याद नहीं है तो पीछे जाके उसको दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। ये आर्टिकल हो गया, इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया हमने आज। इसके बाद बात आती है दूसरी, नो वोट नो वीटो के ऊपर, नो वोट फॉर वीटो। क्या बात है भाई, देखो फेडरल सिस्टम में ऐसी व्यवस्था है भारत में कि गवर्नर होते हैं हर राज्य में, और उनका काम होता है कि जब भी कोई विधानसभा से कोई बिल पारित होता है तो उस पर हस्ताक्षर करना। अगर मनी बिल नहीं है वो, तो हर बिल को वो या तो साइन कर सकते हैं या उसको वापस भेज सकते हैं। वापस जब वो भेजेंगे तो अगर दोबारा लेजिस्लेचर से वो पास होकर आता है तो उनको साइन करना ही पड़ जाता है। लेकिन मुद्दा ये है कि अब कई जगह ऐसा होता था कि जहाँ पे राज्य में सरकार किसी और की है और केंद्र में सरकार किसी और की है, गवर्नर अक्सर केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम करने लगते हैं। तो बात यह है कि जब गवर्नर आते हैं तो वो बिल को अपने पास रख लेते हैं, पास ही नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर एक अनइलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट है पर वो इलेक्टेड नहीं है। उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं वो आप लॉ मेकिंग रोकने के लिए यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 200 में क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर को जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है वो फॉलो करना चाहिए और तुरंत लेजिस्लेचर को बताना चाहिए कि अगर वो कोई बिल को रोक रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। उसको अगर रिकंसिडर करने के रहे हैं, उनको दिक्कत लग रही है, दोबारा भेजिए लेजिस्लेचर के पास एज सुन एज पॉसिबल। मतलब उसको हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। अभी बात यह है कि अभी जो वीटोज एक तरह से यूज़ किए जा रहे हैं बिल्स के ऊपर गवर्नर्स के, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्लियरली कहती है, पंजाब के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, इन्हें कहा गया कि आपने जो कुछ बिल्स को लेकर अपने एसेंट को रोक दिया है कि भाई ये एक इलीगल सेशन में पास हुए। इनका कहना था एक सेशन यहाँ पे हुआ जहाँ आपकी विधानसभा का इलीगल सेशन था, इसलिए वो उस बिल को पास करने के मूड में नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 200 के अंतर्गत आपके पास जो पावर है इसको डील किया गया कि कैसे आपको एसेंट देना है, बिल में क्लियरली लिखा हुआ है कि एक रूटीन फंक्शन है। अगर आप पास करना ही रूटीन फंक्शन है, यानी पास करना तो है ही है आपको। अगर आप पास कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपना एसेंट रोक रहे हो, बिल पे साइन नहीं कर दे रहे हो, और यानी आपका कहने का मतलब है गवर्नर बिल पे साइन इसलिए नहीं करता क्योंकि वो उसको किसके लिए रोक रखता है, वो रखता है उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। जब भी ये फंक्शन आता है तभी कॉन्ट्रोवर्सी उठती है, और कोर्ट ने यही कह दिया कि भाई ऐसा नहीं है, आपको एज सून एज या तो बिल को वापस भेजो कि वो दोबारा रिकंसिडर करें, या फिर आप उसको साइन करो। आप ऐसे उसको अपने पास रख नहीं सकते। तो गवर्नर के बारे में बोलने का मतलब ये है कि इसके बाद एक तरह से गवर्नर की को करना ही पड़ेगा काम। अब एक चीज़ और बची है यहाँ पर कि ये क्यों कह रहे हैं कि ये इलीगल सेशन था। इन्होंने कहा कि इलीगल सेशन था पार्लियामेंट का, क्योंकि इनका कहना है पार्लियामेंट अडजर्न हो गई थी और अचानक से सेशन बुला के ये बिल पास कराए गए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बिल्कुल भी जो है वो इलीगल सेशन नहीं था। एक ये जो था सिस्टम, ये एडजर्नमेंट ऑफ हाउस था, ना कि प्रोरोगेशन ऑफ सेशन। तो ये जो डिफरेंस होता है समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि पहले का सेशन केवल एडजर्न किया गया था, ना कि प्रोरोग किया गया था। जब एक सिटिंग होती है ना किसी पार्लियामेंट की या किसी विधानसभा की, तो उसका मतलब आज जो सेशन चल रहा है अगर उसको एडजर्न कर दिया, मतलब आज का सेशन एडजर्न हो गया या फिर आज कुछ घंटे के लिए सेशन एडजर्न हो गया, दोबारा वो बुलाया जा सकता है। और जब प्रोरोग किया जाता है तो इसका मतलब ये जो पूरा सेशन था, ये सेशन ही खत्म हो गया। यानी जैसे क्लास में होते हैं ना, अलग अलग सेमेस्टर होते हैं, कॉलेज के सेमेस्टर से देखो, तो एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है आज की क्लास खत्म हुई
और प्रोरोगेशन का मतलब होता है ये सेशन, ये सेमेस्टर ही खत्म हुआ, तो कोर्ट ने कहा भाई वो सेशन प्रोरोग नहीं किया गया था, वो सेशन केवल एडजर्न किया गया था, इसलिए दोबारा आ सकता था वो सेशन, और वो आया और वहाँ ये बिल पास हुआ, और इसीलिए आपको इसको रोकना खुद में इलीगल है। फेडरल स्ट्रक्चर में ये आप एजेंट की तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने कहा है क्लियरली कि गवर्नर का काम है फंक्शन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एक्ट एज सुन एज पॉसिबल, और कोई डिले नहीं होना चाहिए, टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये करना चाहिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है हमेशा फेडरलिज्म का, कि जहां गवर्नेंस का यूज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू कंट्रोल स्टेट पॉलिटिक्स। तो पंजाब और तमिलनाडु में 2 मुद्दे बहुत ज़्यादा भड़के, केरला में भी ये मुद्दा था, और इसको हमें समझना चाहिए कि ये जो प्रैक्टिस है वो गलत है। और अब हम समझ गए कि भाई क्या है अंडर आर्टिकल 200, तो आप लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक प्ली दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जजमेंट आई थी, और केरला में भी कुछ ऐसा ही गवर्नमेंट ने कहा है। तो बार बार ये चीज़ें क्लियर हो रहा है कि आप वीटो नहीं लगा सकते इस तरह से गवर्नर, ठीक है, ये आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, और आप समझ गए एडजॉर्नमेंट क्या है और क्या चीज़ है। मुझे बताइए कौन सा आर्टिकल ये करता है जिसके अंदर गवर्नर जो है ये चीज़ कर सकता है, प्रोग कर सकता है हाउस का। आर्टिकल 174 का सेक्शन 2 ये है। आर्टिकल 174 के अंदर गवर्नर के पास ही पावर होती है कि सेशन को प्रोग कर सके वो, ठीक है। कोर्ट ने कहा वो तो हुआ नहीं था, केवल एडजॉर्न हुआ था, तो इसलिए ये आप इसको नहीं रोक सकते। तो ये पावर्स गवर्नर की कहाँ से आती है, कौन सा आर्टिकल है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको आंसर में लिखना है तो आपको केवल 2 स्टेटमेंट निकलेंगे इस पूरे इस आर्टिकल से, उसके लिए आपको आर्टिकल ज़रूर पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल था, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जिसमें ये पावर आती है, ठीक है। अगले टॉपिक पे ऊपर जाते हैं जो बात करता है आईपीएफ एग्रीमेंट की तरफ। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में एक एग्रीमेंट हुई है जहां पर इंडिया ने बहुत संभल के चीज़ों को खेला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 2 से, आईआर में बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स के बारे में आप जानेंगे इसमें। तो आईपीएफ असल में खड़ा किस लिए हुआ था? आईपीएफ इसलिए खड़ा किया गया था क्योंकि दुनिया में एक सप्लाई चेन के ऊपर एक मोनोपोली सी आ गई है, किसकी? तो चाइना की। कोई भी प्रोडक्शन होता है चीज़ों का तो वो चाइना के ऊपर ही निर्भर है, और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत वो दुनिया भर में सड़कें और पोर्ट्स बना रहे हैं जिसके थ्रू अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं और बाकी देशों के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। तो इससे लड़ने के लिए दुनिया के बाकी बड़ी देशों ने मिलकर एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क खड़ा किया, और इसके तहत ही अब एक नया जियोपॉलिटिकल एंटिटी है जो बन के खड़ी हुई है किस एरिया में? इकोनॉमिक स्फीयर में, कि इन्वेस्टमेंट ट्रेड को बढ़ावा देना है। और जो ये चाइना की गाड़ी है, केवल चाइना अपनी ही गाड़ी ना चलाए, बाकी लोगों के भी गाड़ियां चले, और वो जो सप्लाई चेन को रोक सकता है चाइना, उसे रोकना बड़ा जरूरी है। चाइना का जो दबदबा बना हुआ वो ना रहे, ग्लोबल डिपेंडेंस चाइना पर कम हो और एक अल्टरनेट सप्लाई चेन खड़ी की जाए। पहली बात, सप्लाई चेन क्या होती है? मान लो, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, आप एक बाइक मोटरसाइकिल को देख रहे हो, उसका इंजन मान लो इंडिया में बनता है, उसकी बॉडी जो कलर होती है तो वो कलर आता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। जो उसमें चिप लगती है वो आती है ताइवान से, जो उसमें हेडलाइट लगती है वो आती है चाइना से, वो असेंबल होता है वियतनाम में और बिकता आ जाएगा यूके में। तो वो हर देश से एक एक चीज़ आई, तो हर स्टेज पर एक वैल्यू एडिशन हुआ, उसे कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। और जिस जगह पर जिस चीज़ों को ऐड किया गया उसे कहते हैं ग्लोबल सप्लाई का वो जगह पार्ट थी, तो उसे कहते हैं सप्लाई चेन। हर जगह से एक चीज़ आई जिस प्रोडक्ट को बनने में बड़ा योगदान देती है, तो उसमें चाइना का दबदबा है, बिना उसके आप कोई भी प्रोडक्ट आज के टाइम में मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते। उसे ही अल्टरनेटिवली एक और विकल्प देने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, एक और नया फ्रेमवर्क किया जा रहा है। तो अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई सैन फ्रांसिस्को में, जहां पर इंडिया के मिनिस्टर ने भी सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट साइन किया आईपीएफ के अंदर। अब सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट क्या है कि कैसे हम ग्लोबल वैल्यू चेन नेटवर्क्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे इंडिया भी उसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। कि मान लो जूते की कंपनी है, ठीक है, जूते की कंपनी जूता अलग अलग जगहों से बन के आता है, सोल कहीं बनता है, उसके कपड़े कहीं बनते हैं, लेदर कहीं बनता है, फिर उसको स्टिच कहीं और किया जाता है, और फिर नाइकी का लोगो लगा के उसकी वैल्यू 2000 का 10,000 कर दिया जाता है। तो नाइकी का लोगो लगने की वजह से ना कोई बैग अगर आप देखो, कोई जूते अगर आप देखो, तो वो अगर कॉस्ट उनकी 2000 रुपये है ना, जैसे नाइकी का लोगो लगा तो वो बढ़ के 20,000 रुपये का हो गया। हालांकि नाइकी ने कुछ किया नहीं, लेकिन अपने ब्रांड का लोगो लगा दिया, यानी कि वैल्यू एडिशन उनके साइड से हो गया। तो वो भी एक पार्ट होता है वैल्यू एडिशन का। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है लगातार कि ग्लोबल वैल्यू चेन में, कि भाई जूते का सोल कहाँ बन रहा है या कपड़ा कहाँ बन रहा है, तो सब इंडिया में बने। इंडिया अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहता है, ताकि दुनिया भर में, जैसे कोविड के टाइम में डिसरप्शन हो गया था, ट्रेड रुक गया था, क्यों? क्योंकि चाइना ने अपना मार्केट बंद कर दिया था। तो सबको लगा हमें ज़रूरत है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की। पर दिक्कत ये है कि अभी इंडिया के लिए एक बड़ा रोल खुला था, बड़ा मौका खुला था कोरोना के टाइम में, लेकिन सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी मेजरली वो वियतनाम चली गई या थाईलैंड चली गई, इवन कंबोडिया भी गई, पर इंडिया में कम शिफ्ट हुआ। इसकी वजह ये थी कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे तैयार नहीं था, इंडिया की पॉलिसीज वैसे तैयार नहीं थी। अब हमने PLI स्कीम के थ्रू और अलग अलग स्कीम्स के थ्रू कोशिश करी है कि हमारी तरफ इन्वेस्टर्स आएँ, और
दुनिया भर की सप्लाई में स्टेबिलिटी लाने के लिए इंडिया का रोल बहुत बड़ा है। इंडिया वो रोल प्ले कर सकता है। इंडिया में उतने वर्कर्स हैं, इंडिया में उतना बड़ा मार्केट है। दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, यूएस, चाइना, ताइवान, इजराइल, फलस्तीन, मिडल ईस्ट। इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया में किसी एक देश के ऊपर दुनिया भर की रिलायंस इतनी ज़्यादा होना कि पूरी दुनिया चाइना पर ही निर्भर कर रही है, दुनिया के लिए भी खतरनाक है। और इस बात को अब सब समझ रहे हैं, और कि चाइना के अलावा China+1, चाइना के अलावा कोई और भी सप्लाई चेन का रूट होना चाहिए, और एक बड़ा ऑप्शन जो दिख रहा है वहाँ वो इंडिया है। तो दोबारा भारत के पास ये अवसर है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में अपने आप को प्रीडोमिनेटली ऊपर दिखा सके। तो इसलिए इंडिया ने सप्लाई चेन एग्रीमेंट भी साइन किया है। और इससे ये भी दिखता है कि इंडिया ने एक तरफ से, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो रशिया को भी पूरी तरह छोड़ा नहीं, तेल वहाँ से खरीद रहे हैं, जबकि वेस्ट के साथ भी हम ऐसे एग्रीमेंट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और IPF असल में कितनी कंट्रीज है IPF में? तो IPF में 14 कंट्रीज़ हैं, और 14 कंट्रीज़ में एक ऐसी कंट्री जो आप नॉर्मली याद नहीं रख पाओगे, जो आपको लगेगा शायद ना हो इसका पार्ट, वो है फिजी। तो फिजी भी इसका पार्ट है, याद रखिए, फिजी इज़ पार्ट ऑफ IPF। बाकी तो वही नॉर्मल से देश हैं जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो 40% ग्लोबल GDP इसमें है। तो इनके 3 एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, इनमें एक पर इंडिया को दिक्कत भी है, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी एंड क्लीन इकोनॉमी। इसमें जो इंडिया को दिक्कत है वो है ट्रेड के इनके एस्पेक्ट के ऊपर। यहाँ वो कहते हैं कि हम एक फ्री डेटा मूवमेंट की बात करते हैं, लेबर लॉज में बदलाव की बात करते हैं, एनवायरमेंटल लॉज की बात करते हैं। इंडिया इनके पक्ष में नहीं है। बाकी तीनों एरियाज़ में, क्लीन एनर्जी की बात हो, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी की बात हो, इंडिया इसमें IPF का समर्थन करता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसके सारे पिलर्स को ज्वाइन करो। तो इंडिया ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया इसका एक पिलर, कौन सा? ट्रेड वाला पिलर। बाकी सबको ज्वाइन कर चुका है इंडिया। तो इंडिया ने ट्रेड ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इंडिया को लग रहा है कि उनके लेबर लॉज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो बातें उसके अंदर की गई हैं, भारत के लिए सही नहीं है वो। प्लस सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव ऑलरेडी एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने पहले भी लॉन्च किया था। तो इंडिया सप्लाई चेन को बहुत सीरियसली ले रहा है। IPF के थ्रू भी, SCRI के थ्रू भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया आसियान के साथ भी काम कर रहा है। आसियान 10 देशों का समूह है ट्रेड का, साउथ ईस्ट एशिया का। तो अलग अलग जगह से इंडिया फोकस कर रहा है। तो वहाँ भी आपको अपने आंसर्स में इसको ऐड करना चाहिए। इंडिया इन सभी मेंबर्स के साथ अच्छे संबंध रखता है। तो जो अभी ट्रेड का ग्रोथ इंडिया देखना चाहता है, उनके साथ व्यापार बढ़ाकर ही कर पाएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाकर ही कर पाएगा। रिसेंट एग्जांपल्स जहाँ इंडिया ने बड़ा रोल प्ले किया ग्लोबली, उनमें इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी, जहाँ पर एक कंसेंसस बनाया गया दुनिया भर में, जब इतनी बड़ी युद्ध की स्थिति थी कि एक हम ग्लोबल लेवल पे साथ आएँ और युद्ध से ऊपर उठें, और इंडिया ने वहाँ बड़ा रोल प्ले किया। सबसे बड़ी उसका एग्जांपल आप देखो, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो IMEC था, जो अभी दोबारा प्रॉब्लम में फंस गया है। ये जो कॉरिडोर डेवलप करने की बात की गई थी, जो इंडिया से दुबई होते हुए, UAE होते हुए, सऊदी अरेबिया होते हुए, इजराइल से जाता ग्रीस, और फिर इंडिया को जोड़ता यूरोप से। तो बिना स्वेज कनाल का रूट लिए हुए आप एक नया रूट डेवलप कर रहे थे, जिसमें अरब और इजराइल भी साथ साथ थे। लेकिन ऑब्वियसली इजराइल में जो हिंसा हुई, और जो इजराइल और गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया हमास की वजह से, तो फिर ये चीज़ अब दिक्कत में आ गई। पर इंडिया ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था IMEC के थ्रू कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इंडिया का रोल कैसे बढ़ रहा है, वो दिखता हुआ आपको दिख रहा है। और ये जो कोशिश है, ये एक जो रूट था, ये भी दिखाता है कि इंडिया नए ट्रेड लिंक्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि चाइना की तरह किसी देश को बर्बाद करने के लिए, किसी देश के ऊपर कब्जा जमाने के लिए नहीं, बल्कि सबके विकास के ऊपर फोकस करता है। तो ये एक एग्जांपल आप देख सकते हो। इसी तरह से इंडिया IPF में भी जो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। इंडिया ने बोला कि भाई हम ट्रेडिशनल जो ट्रेड डील्स का पार्ट नहीं होंगे। अब इंडिया का ये साइन नहीं करना ना, ट्रेड डील जो इनका ट्रेड पिलर है वो साइन नहीं करना, वो दिखाता है कि इंडिया बैलेंस कर रहा है अपना नेशनल इंटरेस्ट और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको समझ के खेल रहा है। जहां फायदा इंडिया को, इंडिया उसे प्रायोरिटाइज कर रहा है। वरना इंडिया का ट्रेड पिलर में भी ज्वाइन करता तो अमेरिका बार बार डिमांड करता है भाई अपने मार्केट का एक्सेस दो, लेबर लॉज और ओपन करो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली आप लॉज लेके आओ, जो कि इंडिया की इकोनॉमी इस समय पे अफोर्ड नहीं कर सकती। अमेरिका खुद ऐसे काम करता है जहां जब उनकी हित में जो बातें होती हैं, अगर उनको अपनी जॉब्स बचानी है अपने देश की, तो वो कई सारे एग्रीमेंट छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो इंडिया का IPF में ट्रेड पिलर में ज्वाइन ना करना भी दिखाता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस और इंडिया अपने इंटरेस्ट को समझते हुए कदम उठा रहा है। पहले भी TPP जो था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दी थी, कहते हुए कि भाई इससे अमेरिका के वर्कर्स को नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह इंडिया भी अब IPF में केवल उन एरियाज पे फोकस कर रहा है जो इंडिया के हक में, इंडिया के हित में है। तो अभी क्लीन फेयर इकोनॉमी की जो बात की गई, उसको लेकर अमेरिका में भी काफ़ी विवाद उठा था। सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपनी इकोनॉमिक हेल्थ को देखते हुए, जो बेस्ट इंडिया के लिए उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है।
इनोवेशन हो, ट्रेड हो या सप्लाई चेन हो। यहाँ IPEF की एग्रीमेंट में इंडिया का देखा जा रहा है कि स्पेसिफिकली 3 पिलर्स को ज्वाइन करना और एक को ज्वाइन ना करना, अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना, अपने सप्लाई चेन और ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करना और एक बैलेंस बना के रखना, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करना रशिया और अमेरिका के बीच में दिखाता है कि इंडिया ग्लोबल डिप्लोमेसी अपने कार्ड्स को कितना संभल के खेल रहा है। नॉन अलाइनमेंट तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्ले कर रहा है। ये इसमें IPEF में भी 3 पिलर को ज्वाइन करना और एक को ना करना, ट्रेड वाले को, अपनी सहूलियत को देखते हुए दिखाता है इंडिया ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और स्ट्रैटेजिक पॉलिसी मेकिंग का सफल उदाहरण पेश किया है। तो ये थे आज के आर्टिकल्स। आई होप आपको अच्छे लगे हों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे आर्टिकल्स आप पढ़िए और नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि कुछ आर्टिकल जैसे एग्रीकल्चर वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लस IPEF वाला, और कैसे इंडिया ने इसके 3 पिलर्स को ज्वाइन किया, एक को नहीं ज्वाइन किया, कौन मेंबर्स हैं, ये याद रखिए प्रीलिम्स के लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली